नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिविल इंजीनियर जय कुमार तिवारी। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात होने वाली है। मैं आज बताऊंगा कि विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र की सीमा के अंतर्गत ऐसे क्षेत्र जिनकी महायोजनाएं या मास्टर प्लान अभी नहीं बना हुआ है या विकास प्राधिकरण के मास्टर प्लान की सीमा का विस्तार किया गया है, तो विस्तारित क्षेत्र में आने वाले ऐसे क्षेत्र जिन पर कि अभी मास्टर प्लान नहीं बन पाया है। इसी तरह रेगुलेटेड एरिया या विनियमित क्षेत्रों के ऐसे क्षेत्र जहां पर कि अभी अधिसूचित क्षेत्र के अंतर्गत जो एरिया आ गए हैं लेकिन उनके मास्टर प्लान या महायोजनाएं अभी नहीं बन पाई हैं, तो ऐसे क्षेत्रों के लिए नक्शा पास करने के गाइडलाइंस या मानक संचालन प्रक्रिया या एसओपी या दिशा निर्देश शासन द्वारा जारी कर दिए गए हैं। ये 18 जून 2026 को जारी किए गए हैं। तो इस वीडियो में यही बात करेंगे कि वो क्षेत्र जो किसी विकास प्राधिकरण की सीमा के अंतर्गत हैं लेकिन उनके मास्टर प्लान नहीं बने हैं, या रेगुलेटेड एरिया की सीमा के अंतर्गत हैं और मास्टर प्लान अभी नहीं बने हैं, तो उन क्षेत्रों में नक्शा पास करने के लिए क्या दिशा निर्देश हैं, इस पर विस्तार से इस वीडियो में बात करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव पी गुरुप्रसाद जी द्वारा 18 जून 2026 को एक शासनादेश निर्गत करके विकास क्षेत्र या विस्तारित क्षेत्र अथवा विनियमित क्षेत्र जिनकी महायोजनाएं तैयार नहीं हैं में मानचित्र स्वीकृत की मानक संचालन प्रक्रिया या एसओपी जारी करके दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं उस शासनादेश की कॉपी। मैं इस वीडियो में विस्तार से इस मानक संचालन प्रक्रिया में दिए गए प्रावधानों पर चर्चा करूँगा ताकि आप समझ पाएँ कि अगर आपकी भूमि भी ऐसी जगह आ रही है जिनका कि मास्टर प्लान अभी नहीं बना है लेकिन वो अधिसूचित क्षेत्र में, चाहे वो विकास प्राधिकरण हो या रेगुलेटेड एरिया है, उसके अंतर्गत आ रही है, तो जो मानक संचालन प्रक्रिया जारी की गई है इस शासनादेश के अंतर्गत उसमें क्या उल्लेख किया गया है ताकि आप समझ पाएँ। इसमें लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 के अंतर्गत विकास क्षेत्रों तथा उत्तर प्रदेश निर्माण एवं विनियमन अधिनियम 1958 के अधीन विनियमित क्षेत्रों की महायोजनाएं तैयार किया जाना अपेक्षित है, जिसके अनुसार विकास पब्लिक निर्माण को नियंत्रित विनियमित किया जा सके। महायोजनाएं तैयार होने में काफ़ी समय लगता है, अतः महायोजना तैयार होने एवं प्रभावी होने की अवधि के लिए विकास पब्लिक निर्माण की स्वीकृति प्रदान किए जाने हेतु वैकल्पिक व्यवस्था की आवश्यकता है। ये इस शासनादेश का उद्देश्य है, क्यों ये जारी किया गया है। और पॉइंट नंबर 2 में ये राज्यपाल द्वारा निर्गत किया गया, इसके बारे में उल्लेख किया गया है। इसके आगे विस्तार से प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। मैं प्रक्रिया पर बात करता हूँ। इसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ है, जो पॉइंट्स हैं उसमें विकास क्षेत्र मतलब जो विकास प्राधिकरण की सीमा के अंतर्गत क्षेत्र आ गए हैं या विनियमित क्षेत्र रेगुलेटेड एरिया की सीमा के अंतर्गत जो क्षेत्र आ रहे हैं में सम्मिलित किए गए नए क्षेत्रों में पड़ने वाले नगर पंचायत क्षेत्र एवं नगर पालिका परिषद सीमांतर्गत में गुण देश के आधार पर प्रधान प्रक्रिया के आधार पर इसे कॉम्पिटेबल क्रियाओं के मानचित्र स्वीकृति पर विचार किया जाए। इसका अर्थ ये हुआ कि विकास क्षेत्र या विनियमित क्षेत्र के अंतर्गत जो ऐसे नए क्षेत्र शामिल हो गए हैं जो कि क्षेत्र पंचायत के हैं या नगर पालिका परिषद के अंतर्गत आते हैं, तो ऐसे क्षेत्रों में गुण दोष के आधार पर प्रीडोमिनेंट एक्टिविटी या जो प्रधान यूज है उसके आधार पर ही कॉम्पिटेबल क्रियाओं के लिए ही मानचित्र स्वीकृत किया जाए। ये इसमें निर्देश दिए गए हैं। अगले पॉइंट में भवन निर्माण एवं विकास तथा जोनिंग रेगुलेशंस 2025 में कृषि उपयोग हेतु निर्धारित अनुमान्यता के अनुसार कृषि क्षेत्र में मानचित्र स्वीकृत किया जाए। इसका मतलब ये हुआ कि वर्तमान में जहाँ पर महायोजनाएं बन गई हैं और जोनिंग रेगुलेशंस लागू हैं, जो भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2025 में प्रावधान है कि कृषि क्षेत्रों में कौन कौन सी क्रियाएं किस सीमा तक अनुमन की जा सकती हैं, तो अब ऐसे नए क्षेत्रों में जहां अभी महायोजना नहीं बनी है उसको कृषि क्षेत्र मानते हुए और कृषि में जोनिंग रेगुलेशन के अंतर्गत दी गई सीमा तक अनुमान्यता के आधार पर मानचित्र स्वीकृत किए जाएं। नेक्स्ट पॉइंट है, संकटमय व खतरनाक प्रकृति की औद्योगिक इकाइयों के मानचित्रों जिनसे जल एवं वायु प्रदूषण हैजार्ड्स वेस्ट उत्पन्न होता हो की स्वीकृति नगर पंचायत एवं नगर पालिका परिषद क्षेत्र में प्रदान नहीं की जाएगी। ऐसे कोई भी भवन जो संकटमय भवन की श्रेणी में आते हैं, संकटमय भवनों की परिभाषा बिल्डिंग बायलॉ 2025 में दी गई है, वहाँ देख सकते हैं कि कौन से भवन संकटमय कहलाते हैं। वो खतरनाक प्रकृति के कौन से निर्माण हैं वो भी वहाँ दिया हुआ है। और
इन कोई भी इंडस्ट्रियल यूनिट्स के मानचित्र, ऐसे इंडस्ट्रियल यूनिट्स जिसमें कि जल एवं वायु प्रदूषण जिससे संभावित हो या हैजार्ड्स वेस्ट उत्पन्न होता है, ऐसे भवनों के मानचित्र इन विस्तारित क्षेत्रों में जिनके मास्टर प्लान अभी नहीं बने हैं वहाँ पर स्वीकृत नहीं किए जाएंगे। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित होने पर मानचित्र स्वीकृत के समय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र उत्तर प्रदेश की उप क्षेत्रीय योजना के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। जो एनसीआर में आ रहे हैं उनके अंतर्गत अगर कोई मानचित्र स्वीकृत किया जाना है तो उत्तर प्रदेश की उप क्षेत्रीय योजना जो रीजनल प्लान है ना, उसके प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, मानचित्र स्वीकृत के समय वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण एवं विकास उपविध के समस्त प्रावधानों का पालन सुनिश्चित कराया जाए। जिन क्षेत्रों में अधिक चौड़े मार्ग विद्यमान नहीं हैं, इन उपविधियों को इस संशोधन के साथ अंगीकृत किया जा सकता है कि प्रस्तावित मार्गों हेतु सड़क की मध्य रेखा से दोनों ओर आवश्यक रोड वाइडनिंग हेतु भूमि छोड़ते हुए निर्माण कार्यों की अनुमति प्रदान की जाए। इस बिंदु में बताया गया है कि बिल्डिंग बायलॉज 2025 में जो मानचित्र स्वीकृत करने के प्राविधान है, जितना की कवरेज है, FAR है, रोड की चौड़ाई है, उन सब का पालन किया जाए, उसी के अनुसार मानचित्र स्वीकृत किए जाएं। जैसे कि ऊपर भी बताया था कि इसको कृषि क्षेत्र मानते हुए कृषि में जो अनुमान्यता है उसके अनुसार ही जॉइनिंग रेगुलेशन के अनुसार किया जाए। यहाँ भी वही बताया गया है कि बिल्डिंग बायलॉज में दिए गए प्रावधानों के अनुसार ही मानचित्र स्वीकृत किया जाए, जो भी अनुमान्यता के मानक हैं। लेकिन यहाँ थोड़ी छूट दे दी गई है कि अगर बिल्डिंग बायलॉज 2025 में सड़क की चौड़ाई को निर्धारित की गई है तो वहाँ पर विद्यमान सड़क का उल्लेख किया गया है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा रिलैक्स कर दिया है कि अगर मौके पर भूखंड के सामने निर्धारित मानकों के अनुसार आवश्यक वांछित चौड़ाई की सड़क उपलब्ध नहीं है तो जितनी सड़क उपलब्ध है उसके सेंटर से वांछित चौड़ाई का आधा छोड़ते हुए अपनी तरफ रोड वाइंडिंग के रूप में नक्शा पास किया जा सकता है। मतलब मौके पर अगर सड़क की चौड़ाई कम है तो रोड वाइंडिंग छोड़ के सेंटर से आधा आपकी तरफ छोड़ते हुए मानचित्र की स्वीकृत कर दिया जाए, ऐसा निर्देश दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट में है, राजस्व अवलेखानुसार जलाशय, वाटर बॉडीज, बंजर भूमि, वन, शमशान, कब्रिस्तान आदि भूमि को चिन्हित करते हुए उन पर निर्माण कार्य की अनुमति प्रदान नहीं किया जाएगा। ये तो बहुत आवश्यक है और पहले भी है बिल्डिंग बायलॉज के अनुसार जिनमें मास्टर प्लान बने हुए हैं वहाँ पर भी ये है कि किसी भी राजस्व अभिलेख में जो वाटर बॉडीज हैं, तालाब हैं, जलाशय हैं या बंजर भूमि जो चिन्हित है, वन, शमशान, कब्रिस्तान, इस तरह की भूमियों को चिन्हित किया गया है, वैसे राजस्व विभाग द्वारा किया जाता है। इस तरह की भूमि पर कोई भी मानचित्र स्वीकृत नहीं किया जाए और ये वैसे भी नहीं किया जाता है, ना हो सकता है क्योंकि ये सरकारी भूमि है। नेक्स्ट है, उक्त के साथ साथ एक निर्धारित समयावधि जिसको 6 माह कहा गया है में महायोजना अनिवार्यता तैयार कर अनुमोदित कराई जाए, जिससे उपयोक्तानुसार अनुमोदित कराए गए समस्त मानचित्रों को यथासंभव यथावत समायोजित किया जाए। यहाँ पर ये भी दिशा निर्देश शासन द्वारा दिए गए हैं कि जो संबंधित विकास प्राधिकरण हैं या रेगुलेटेड एरिया हैं या महायोजना बनाने वाले जो टीम है जिसमें कि चीफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का विभाग भी शामिल है, इनको निर्देश दिए गए हैं कि ये 18 जून 2026 को शासनादेश निर्गत हुआ। इसके 6 महीने के अंतर्गत जहाँ अभी मास्टर प्लान नहीं बने वहाँ पर मास्टर प्लान बना दिए जाएँ, महायोजनाएँ तैयार कर लिए जाएँ और इस 6 महीने के अवधि में इस SOP के द्वारा जो मानचित्र स्वीकृत किए जाएंगे आने वाली महायोजना में जो बनेगी 6 महीने के अंदर, उसमें इन पास किए गए मानचित्रों को यथा स्थान समायोजित कर लिया जाए, चिन्हित कर दिया जाए कि भाई ये नक्शा पास हो गया और इस क्रिया के लिए पास हो गया है, ताकि जब महायोजना बनकर तैयार हो तो फिर जिनके नक्शे पास है इनको कोई असुविधा ना हो। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 3, इस संबंध में मुझे ये कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया उपरोक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए, गवर्नमेंट ऑर्डर का पालन किया जाए, ये लिखा हुआ है। और इस ऑर्डर की कॉपी समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव उत्तर प्रदेश शासन को प्रेषित की गई है, मंडलायुक्त समस्त मंडल उत्तर प्रदेश को प्रेषित की गई है, चीफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग को प्रेषित की गई है, निदेशक आवास बंधु को इस निर्देश के साथ कि कृपया शासनादेश के प्रति आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाए, इसके लिए की गई है। और समस्त अनुभाग आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश को और गार्ड फाइल में रखने के लिए शासनादेश निर्गत किया गया है। तो अब उन लोगों की परेशानी दूर हो जाएगी इस SOP के द्वारा जो शासन ने 18 जून 2026 को निर्गत किया है कि जहाँ पर मास्टर प्लान अभी नहीं बने हैं और सूचित क्षेत्र में वो आ रहे हैं, चाहे विकास प्राधिकरण हो चाहे रेगुलेटेड एरिया हो, वहाँ पर मानचित्र अब स्वीकृत किए जा सकते हैं इन दिशा निर्देशों का पालन कराते हुए। दोस्तों, इस सूचना के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में मैं बात करूँगा कि विकास प्राधिकरण की सीमा के विस्तारित क्षेत्र में या विकास प्राधिकरण की सीमा के अंतर्गत या रेगुलेटेड एरियाज के अंतर्गत
जो नक्शे जिला पंचायतों द्वारा पास कर दिए गए हैं और जिन पर निर्माण कार्य हो चुका है या निर्माण कार्य चल रहा है, ऐसे भवनों को रेगुलाइज करने के लिए शासन ने क्या शासनादेश निर्गत किया गया, उसमें क्या उल्लेख किया गया है, अगले वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे। इस सूचना के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।